नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और खबरों का आगाज करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका हवाई दौरा रद्द कर दिया गया। और इसके बाद पीएम ने एयरपोर्ट पर ही अधिकारियों के साथ मीटिंग की। बैठक में सीएम धामी, राज्यपाल समेत कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। और इसके बाद स्टेट गेस्ट हाउस में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आपदा मित्रों के साथ आपदा प्रबंधन की समीक्षा की। इस कड़ी में पीएम ने आपदा प्रभावितों और आपदा वीर से मुलाकात की और जानकारी ली। प्रधानमंत्री मोदी ने बाढ़ ग्रस्त की समस्याओं और राहत कार्यों पर भी चर्चा की। किसानों के साथ संवाद किया, तो दूसरी तरफ जो राज्य में बाढ़ ग्रस्त इलाकों के लोग हैं, बाढ़ पीड़ित हैं, उनसे भी बातचीत कर उनका भी हालचाल जानने की कोशिश यहां पीएम मोदी ने की है। प्रधानमंत्री ने आज उत्तराखंड का दौरा किया। हालांकि हवाई सर्वेक्षण नहीं हो पाया क्योंकि मौसम खराब था। और प्रधानमंत्री के आज के दौरे को लेकर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से लाइव इस वक्त। अरुण, पीएम मोदी का आज दौरा था, सबसे पहले बताएं किस तरह से पीएम मोदी ने हालातों की समीक्षा की है और किस तरह से मदद का ऐलान किया गया। जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के वो पहुंचे। उन्हें जो है हवाई सर्वेक्षण करना था, और लेकिन मौसम खराब होने की वजह से जो है प्रधानमंत्री हवाई सर्वेक्षण नहीं कर पाए, जिसके बाद उन्होंने जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर ही रेस्ट हाउस में जो है वहां पर एक 3 बैठकें की, जिसमें एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों की सराहना उन्होंने की। और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के कई वरिष्ठ अधिकारियों से बैठक की। आपदा प्रभावितों से मिले, जो लोग आपदा से प्रभावित हुए उनसे भी मुलाकात प्रधानमंत्री ने की। आपदा मित्रों से मुलाकात प्रधानमंत्री ने की। इसी तरीके से 3 बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यहाँ पर की है। आपदा की पूरी जानकारी ली गई है, आपदा किस तरह से आई है, कितना नुकसान हुआ, उसकी पूरी जानकारी जो है वो ली गई है। और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में पहुंचकर जो बैठकों के बाद सौगात भी दी है, जिसमें कि तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा प्रभावित क्षेत्र के लिए जो है 1200 करोड़ की रुपए का जो है पैकेज भी दिया है। और इसी के साथ ही जो बाढ़ में मृतक जो हुए हैं, जिनकी मौतें हुई हैं, उनके परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और इसी के साथ जो घायल हैं, घायलों को 50,000 रुपए की जो है सहायता जो है वो दी जाएगी केंद्र सरकार की तरफ से। इसी के साथ ही बाढ़ और भूस्खलन जो हुआ, जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है, जो बच्चे इस तरीके से जिसके माता पिता नहीं रहे, उन्हें पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत जो है पूरी मदद की जाएगी। इस तरीके का आश्वासन भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। इसी के साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह भी आश्वासन दिया गया कि जो भी आपदा प्रभावित इलाके हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बनाने और उन्हें बहाल करने के लिए जो है पूरी मदद केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार की जाएगी। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि पीएम आवास योजना के तहत जो भी घर क्षतिग्रस्त हुए हैं उनके पुनर्निर्माण के लिए विशेष परियोजना जो है वो तैयार की जा रही है। इसी के साथ ही सड़क, स्कूल और ढांचागत पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार का जो है पूर्ण सहयोग रहेगा। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि जो केंद्रीय टीम नुकसान का आकलन कर रही है, रिपोर्ट के बाद और भी सहायता जो है वो दी जाएगी। इस तरीके की बात भी जो है यहाँ पर हुई है। तो ऐसे में अब एक जिस तरीके से 1200 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उत्तराखंड को दी गई है, और जो मृतकों के परिजनों को भी सहायता दी जा रही है, इसी के साथ ही घायलों को भी सहायता दी गई। और जो केंद्रीय टीम यहाँ पर उत्तराखंड पहुंचकर आकलन कर रही है, जो अपनी एक रिपोर्ट भी तैयार करेगी, क्योंकि इस उत्तराखंड सरकार की तरफ से करीब 5700 करोड़ यानी कि 5700 करोड़ रुपए का जो ब्यौरा तैयार करके दिया गया है, नुकसान जो हुआ उसका जो है एक मांग उत्तराखंड सरकार की तरफ से की गई। तो उसको लेकर के भी जो केंद्र सरकार की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है वो भी आकलन कर रही है, लगातार जायजा कर रही है, नुकसान कितना हुआ है, कितना नुकसान जो है वो प्रदेश को झेलना पड़ा, लोगों को कितना जान माल का नुकसान हुआ। उसके बाद वो टीम आकलन करेगी, आकलन करके अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, और इस रिपोर्ट को तैयार करने के बाद जो केंद्र की टीम भेजी गई है वो टीम केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
कि उस पर फिर केंद्र जो है आकलन करेगा, उसकी स्टडी करेगा। उसके बाद जो है और भी सहायता उत्तराखंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो इस तरीके से जो है तमाम चीजें जो है देखने को मिली भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया, और जो आपदा से नुकसान प्रदेश का हुआ है, जो भी जान माल का नुकसान हो या जो भी क्षति प्रदेश की हुई है, या सड़कों के पुनर्निर्माण को लेकर के हो, सड़कों का जो है रिनोवेशन हो, उन्हें दोबारा से ठीक करना हो, उनकी मरम्मत हो, इस तरीके से जो भी कार्य होंगे उसको लेकर के भी पूरा आश्वासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को और राज्य सरकार को, प्रदेशवासियों को दिया गया है। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी जो भी होगी, जो भी हर संभव मदद होगी, केंद्र सरकार की तरफ से राज्य की जाएगी। इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में गए थे। पंजाब में भी उन्होंने हवाई सर्वेक्षण आपदा क्षेत्रों का किया, वहां पर भी 1600 करोड़ की आर्थिक सहायता उन्होंने दी। वह हिमाचल प्रदेश में भी उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का, वहां पर 1500 करोड़ की आर्थिक सहायता दी। और इसी तरीके से आगे भी सहायता देने का आश्वासन प्रधानमंत्री ने वहां भी दिया। इसी तरीके से उत्तराखंड में भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और यहाँ पर भी अब संभव मदद का आश्वासन प्रधानमंत्री ने दिया है। तो आगे अब इस जो आपदा से नुकसान हुआ है उससे निपटने के लिए जो केंद्र सरकार ने जो ये सहयोग राशि दी है 1200 करोड़ की, इसमें अब कितना जो है ये धरातल पर उतरती है, इससे प्रदेश में कितने कार्य होते हैं, वो तमाम चीजें और जो व्यवस्थाएं बिगड़ी है वो कब तक पटरी पर आती हैं, वो तमाम चीजें देखने वाली होंगी। बिल्कुल अरुण, काफी विस्तार से आपने बताया कि पीएम मोदी का आज जो उत्तराखंड दौरा था वो किस तरह से राहत भी लेकर आया है और प्रधानमंत्री ने तमाम जानकारियां भी यहां पर ली हैं। अरुण, ये भी बताएं, अगर जानकारी मिली हो तो प्रधानमंत्री ने आपदा मित्रों से भी मुलाकात की, जो कर्मचारी एसडीआरएफ एनडीआरएफ के हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटे हुए हैं, उनसे भी संवाद किया है। किस तरह की बातचीत रही है इस दौरान, न सिर्फ कर्मचारियों के साथ बल्कि उन तमाम पीड़ितों के साथ भी पीएम की, जहां वो तस्वीरों में दिखाई दिए हैं बात करते हुए, किस तरह की बातचीत हुई, कोई जानकारी मिली है अंदर मीटिंगों में इनमें? देखिए, जो एसडीआरएफ की टीमें वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जिन्होंने किया, एनडीआरएफ की टीमों ने किया, चाहे वो सीआरपीएफ हो या अन्य फोर्सेस हो, स्थानीय पुलिस फोर्स हो, जिला प्रशासन की टीमें हो, सभी ने अपना पूरा सहयोग जो है वो इसमें जो आपदा आई है इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना सहयोग दिया। पीएम मोदी ने उनसे जानकारी भी ली है किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, कितनी कठिनाइयां उसमें हुई है और किस तरीके से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया गया। तो ये पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों की, आईटीबीपी और स्थानीय पुलिस फोर्स, जिला प्रशासन की टीमों की सराहना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ से की है। इसी के साथ ही जो आपदा मित्र है उनसे भी बातचीत प्रधानमंत्री के द्वारा की गई और इनसे भी आपदा में जो नुकसान हुआ, आपदा की जो आई है उसकी पूरी जानकारी उनसे भी ली गई। जो जानकारी उन्हें थी वो सब जानकारी प्रधानमंत्री की तरफ ने उनसे भी जुटाई और उसके बाद उनकी भी सराहना प्रधानमंत्री ने की कि जो उन्होंने कार्य किया आपदा में, आपदा जो प्रभावित क्षेत्र हैं या जो आपदा प्रभावित लोग हैं उन्हें रेस्क्यू करने को लेकर के हो या उनके पास जरूरी सामग्री पहुंचाने का काम आपदा मित्रों ने किया, एनडीआरएफ की टीमों ने किया, एसडीआरएफ की टीम ने किया, आईटीबीपी की टीम ने किया। तो इस तरीके से जो भी टीमें जुटी रही रेस्क्यू ऑपरेशन में, उन सभी की सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और उनसे बातचीत भी की और आपदा में किस तरीके से, आपदा की जो चुनौती थी उससे किस तरीके से निपटे, इस तरीके से तमाम बातें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे की है। बिल्कुल, तो काफी कुछ लेकर प्रधानमंत्री अपने साथ आए हैं और किस तरह जमीन पर इसका असर होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका अरुण, खबर पर विस्तार से जानकारी और बातचीत के लिए। और आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा दें, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। उत्तराखंड दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी आज रहे हैं। आपदा का उन्होंने जायजा लिया है और 1200 करोड़ रुपए की तात्कालिक सहायता यानी त्वरित जो प्रक्रिया है उसके तहत ये घोषणा की गई है। 2 लाख रुपए मृतकों के लिए, घायलों के लिए भी किया गया ऐलान। पीएम केयर से व्यापक सहायता अनाथ बच्चों की करेगी सरकार। पीएम ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्रों के प्रयास की भी सराहना की। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हमारे संवाददाता अरुण सैनी लगातार विस्तार से जानकारी दे रहे थे इसी खबर को लेकर। और मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए, घायलों के लिए 50,000 रुपए, अनाथ बच्चों को पीएम केयर से व्यापक सहायता, क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए पीएम आवास योजना,
एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा मित्रों के कार्य की सराहना भी पीएम मोदी आज करते नजर आए। आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड में मानसून का असर कम होने के बाद चारधाम यात्रा ने फिर से रफ्तार पकड़ी है और 15 सितंबर से शुरू होने जा रही हेली सेवा को लेकर श्रद्धालुओं के लिए भी बड़ी खबर है। दरअसल इस बार उन्हें जेब पर ज्यादा बोझ लेना होगा क्योंकि हेली सेवा का किराया 49% तक बढ़ा दिया गया है। आइए दिखाते हैं। चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में अब हवाई सेवाएं भी शुरू होने जा रही हैं। 15 सितंबर से केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा शुरू हो जाएंगी, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं को हेली सेवा के किराए में भारी बढ़ोतरी का सामना करना पड़ेगा। 49% बढ़ा हेली सेवा का किराया। गुप्त काशी से केदारनाथ तक का किराया पहले 8500 रूपए, अब 12,444 रूपए। पाटा से केदारनाथ तक का किराया पहले 6500 रूपए, अब हुआ 8900 रूपए। सिरसी से केदारनाथ तक का किराया पहले 6500 रूपए, अब 8500 रूपए। यूकाडा के सीईओ आशीष चौहान ने बताया कि हेली सर्विस को सुरक्षित बनाने के लिए पुख्ता कदम उठाए गए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि पीटीजेड कैमरा, एटीसी, 2 कंट्रोल रूम, चारों धामों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया जाना है, क्योंकि केदारनाथ के अलावा अन्य चारों धामों की हाइट काफी ऊंची है। ऐसे में मौसम हर बार कुछ ना कुछ बाधा बनकर आता है। जब आपका 30% शटल ऑपरेशन या सॉर्टीज आपकी जब कम होंगी तो उस कंडीशन में जो उनके इकोनॉमिक लॉसेस हैं वो कहीं ना कहीं ऑपरेशंस को वायबल बनाने में उनके लिए इश्यूज आ सकते हैं। तो वही एक बेसिक रीज़न है, जिस रीज़न से कंपेलिंग रीज़न है, जिस रीज़न से थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज है? 49% के आसपास का इंक्रीमेंट है, जो कि 8 जैसे पहले के टिकट्स जो थे वो 6000 और 8000 के हैं, और अभी के जो टिकट्स हैं वो 8500 और 12000 के आसपास में। सर ये सिक्योरिटी काशी से 12,444 रुपये का प्रपोज रेट है, और सिमिलरली फाटा और सिरसी में 8000 इंक्रीज होने के बाद बता रहे हैं। हाँ, इससे पहले के जो रेट्स हैं वो 6000 और 8000 के आसपास थे। 49% का फाटा से केदारनाथ आप बता दीजिए। फाटा से केदारनाथ का 8500 के आसपास है, और सिमिलरली सिरसी का भी उतना ही 8900 8500 के आसपास का। सर प्लस जीएसटी हो गया, फिर जीएसटी प्लस ना ये द इंक्लूडेड ही है। गौरतलब है कि पहले के वर्षों में केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री धाम की हेली सेवाओं के दौरान हादसे हुए थे। इसके बाद डीजीसीए ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए थे कि हेली सेवाओं को सुरक्षित बनाने के लिए एक हाई लेवल कमेटी गठित की जाए। उत्तराखंड के गृह सचिव शैलेश बगौली की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने सिफारिश की थी कि चारों धामों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किया जाए, ताकि उड़ानों के दौरान अचानक बदलते मौसम की चुनौतियों से निपटा जा सके। अब इन सिफारिशों पर तेजी से काम किया जा रहा है और 15 सितंबर से शुरू हो रही हेली सेवाएं यात्रियों के लिए और भी सुरक्षित मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की ओर से दूसरे राज्यों की ट्रैवल कंपनियों को हरिद्वार में ऑफिस खोलने का न्योता देने पर हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारियों में नाराजगी है। और आपको बता दें कि शिव मूर्ति चौक पर इकट्ठा होकर ट्रैवल कारोबारियों ने विरोध किया है और मंत्री को हटाने की भी मांग की। कारोबारियों का कहना है कि आपदा और नियमों में बदलाव के कारण चारधाम यात्रा प्रभावित है, जिससे उनका व्यवसाय पूरी तरह प्रभावित हुआ है। वो चाहते हैं कि स्थानीय ट्रैवल व्यवसायियों की समस्याओं पर सरकार ध्यान दे। हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अभी ताजा हमारा आज का जो विरोध है वो सतपाल महाराज के खिलाफ है। सतपाल महाराज जी ने कल एक बयान दिया है कि हरिद्वार में दिल्ली के, पंजाब के, हरियाणा, राजस्थान के जो ट्रांसपोर्टर हैं, जो ट्रैवल व्यवसायी है, उनके ऑफिस उत्तराखंड में खोले जाए। यहाँ के जो ऑफिस जो खुले हुए हैं उनमें तो काम चल नहीं रहा, उनकी गाड़ियां चल नहीं रही, यात्रा बंद पड़ी है, यात्रा आपसे संभल नहीं रही है।
और आप बाहर वालों को न्योता दे रहे हो। आप कभी टूरिज्म, जितने भी टूरिज्म व्यापारी है, जितने व्यापारी हरिद्वार के हैं, देहरादून के हैं, ऋषिकेश के, कभी सतपाल महाराज जी उनसे कभी कोई उनके साथ मीटिंग करते हैं, कभी उनका राय जानते हैं, नए नए नियम थोपते जाते हैं। परिवहन व्यवसाय पर परिवहन मंत्रालय का भी वही हाल है, पर्यटन मंत्रालय का वही हाल है और मंत्रालय का वही हाल है। ट्रैवल चार धाम की यात्रा जो पूरे उत्तराखंड की आर्थिक चार धाम की यात्रा, उसको पूरी तरह बर्बाद करने का काम पूरी सरकार ने किया है। पर्यटन मंत्री के खिलाफ हमारा प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि जो इन्होंने बाहर के ट्रेवल्स के लिए हरिद्वार में आने का न्योता दिया है, उसके लिए बयान दिया है, ये बहुत कायराना बयान है। हम इसकी निंदा करते हैं और पर्यटन मंत्री को सिर्फ अपने प्रवचन तक सीमित रहना चाहिए, पर्यटन के बीच में दखल न देना चाहिए, क्योंकि पर्यटन 3 साल से पर्यटन मंत्री बने हैं, लेकिन इन्होंने हरिद्वार के उत्तराखंड के ट्रेवल व्यवसायियों से आज तक कोई मीटिंग नहीं करी कि आपका दुख दर्द क्या है। गवर्नमेंट ने टैक्स माफ करने के लिए हमने दे रखा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। ऊपर से छोटा सा राज्य है उत्तराखंड, अभी अब 2 महीने से यात्रा बंद पड़ी है, इसका कोई ध्यान नहीं है। उससे पहले कावड़ चल रहा था, तब हमारा कारोबार बिल्कुल बंद था। तो हमारा कहना यह है कि पर्यटन मंत्री को यहाँ से बिल्कुल हटाना चाहिए। उत्तराखंड में खेल यूनिवर्सिटी बनाने का सपना अब साकार होता दिखाई दे रहा है। राज्य की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मानसखंड स्टेट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हल्द्वानी के गौलापार में तेजी से आकार ले रही है। पूरे देश की खेल यूनिवर्सिटी से सीख कर तैयार की जा रही ये यूनिवर्सिटी किस तरह अलग और बेहतरीन होगी, इसमें क्या संभावनाएं और चुनौतियां हैं, दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल बाद प्रदेश को अपनी पहली खेल यूनिवर्सिटी मिल रही है। हल्द्वानी गोलापार इस यूनिवर्सिटी के निर्माण का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार की नियुक्ति हो चुकी है और अब इसे फंक्शनल बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल देश भर के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज का स्टडी करके उत्तराखंड की मानसखंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का खाका तैयार किया गया है। यूनिवर्सिटी का चूंकि अभी हमारे पास जो एग्जिस्टिंग प्लेस है वो एक्ट पारित होने के बाद हमने यूजीसी में अपना इसको रजिस्ट्रेशन भी करा लिया, वो भी एक उपलब्धि हुई हम लोग की, जल्दी करा ली। अब हमारे तमाम कमिटीज बनी है जो कि करिकुलम का डिसीजन करना और जैसे बोर्ड ऑफ गवर्नर की जैसे होती है बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग वगैरह, इसके बाद हम तत्काल शुरू करेंगे जो भी हमारे इसमें एकेडमिक सपोर्ट के लिए जो स्टाफ चाहिए, टीचिंग स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ, उनके साथ में जिन बच्चों की वहाँ पे एडमिशन्स होने हैं उसके प्रोसेस को डिफाइन करना, ये सब प्रोसेस हमारा अभी चल रहा है। वाइस चांसलर अमित सिन्हा बताते हैं कि फिलहाल यूनिवर्सिटी को यूजीसी में रजिस्टर करा दिया गया है और अब कोर्स का करिकुलम तय करने पर काम चल रहा है। शुरुआती चरण में बीपीडी, बीसीईएस, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और स्पोर्ट्स साइंस जैसे अहम पाठ्यक्रमों को शुरू करने की तैयारी की गई है। मेरा कहना है कि अभी हमारे तमाम जो भी कोर्स होते हैं, बीपीएड का है, चाहे बीपीईएस है, चाहे बिजनेस स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का हुआ, चाहे स्पोर्ट्स साइंस हुआ, इसमें हम लोग इसी पे विचार कर रहे हैं कि कौन सा विषय ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि क्योंकि उत्तराखंड का अगर देखें तो अभी राष्ट्रीय खेलों के बाद एक खेल का जो फीवर होता है वो बढ़ा है, खेल के प्रति जागरूकता बढ़ी है और हम लोग पिछले कुछ दिनों में देखे हैं जिस तरह से हमारे नेशनल लेवल के इतने सारे गेम्स ऑर्गेनाइज हुए, 2 एशियन चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हुई है, तो इससे ऐसा प्रतीत था कि यहाँ पे भी खेलों को लेके काफी उत्सुकता है। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि जब भी हमारा कोर्स शुरू होता है उत्तराखंड में आने के लिए काफी इस पे भीड़ रहेगी। उत्तराखंड की ये खेल यूनिवर्सिटी न सिर्फ पढ़ाई तक सीमित रहेगी बल्कि राज्य के युवाओं के खेल सपनों को भी पंख देगी। चुनौती जरूर है, लेकिन अगर तैयारी इसी तरह आगे बढ़ती रही तो आने वाले वक्त में उत्तराखंड खेल यूनिवर्सिटी देश ही नहीं बल्कि एशिया की बेहतरीन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी उभर कर सामने आ सकती है। देहरादून से यशराज आनंद की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां रुड़की के लंडोरा नगर पंचायत क्षेत्र में वार्ड नंबर 1 के लोगों ने सड़क और नाली निर्माण में घटिया सामग्री लगाने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि मौके पर कोई अधिकारी मौजूद नहीं रहता, जिससे ठेकेदार मनमानी कर रहा है। वहीं अधिशासी अधिकारी हेमंत गुप्ता ने कहा कि कम
काम मानकों के अनुसार ही हो रहा है। लापरवाही मिलने पर ठेकेदार का भुगतान रोका जाएगा। जी सर, सलमान अहमद मेरा नाम है और ये वार्ड नंबर 1 की सड़क है और ये बनाई गई है, जो इसमें जो सामग्री लगी है ये घटिया किस्म की लगी है, जैसी होनी चाहिए वो नहीं लगी है। और इसकी नालियाँ भी इस टाइप से बनाई गई है कि जो सफाई कर्मचारी है वो सफाई किसी भी तरह से नहीं कर सकता, क्योंकि जो सफाई कर्मचारी का जो फावड़ा वगैरह भी होता है वो भी 5-6 इंच का होता है और ये नालियाँ 3-3 इंच की बनाई गई है। अब बताओ सफाई कैसे होगी? बरसात में वैसे ही सड़कों में पानी हो जाता है, उसके बाद सफाई नहीं होती, ना कोई यहाँ पर सुध लेने वाला है, ना कोई देखने वाला है कि काम कैसा चल रहा है। वार्ड नंबर 1 का मामला है। वार्ड नंबर 1 में क्या शिकायत आई आपके सर? सड़क और नाली को लेकर आपत्ति जताई है क्षेत्रीय स्थानीय निवासी ने। उसका कहना है कि नाली भी जो है, मुझे आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ क्योंकि ये नगर पंचायत है और यहाँ जो है जेई का पद सर्जित नहीं होता और क्योंकि डीएम साहब को अधिकार होता है अधिकृत करने का, जो अभी पिछले दिनों आदेश भी आया था, उसी क्रम में यहाँ पे जो है आरएएस के जेई जो है उनको नामित किया गया है, उन्हीं की देखरेख में कार्य हो रहा है। और ये कहना कि साइड में प्रॉपर जेई साहब विजिट करते हैं और जेई साहब के निरीक्षण में कार्य होता है। फिर दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि इस टाइम चुना हुआ बोर्ड है, जनप्रतिनिधि भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी अपनी निभाते हैं, बखूबी निभाते हैं, तो कोई भी जनप्रतिनिधि अपने वार्ड में काम गलत नहीं होने देगा। सर स्थानीय निवासी का यही आरोप है। स्थानीय निवासी क्योंकि उसके हित पूरे नहीं हो रहे होंगे या उसे कहीं ना कहीं उसका कहीं वो सामान हट रहा होगा, कहीं उसका कुछ कब्जा हट रहा होगा, तो वो हित आ गए। नहीं तो ऐसी अभी तक इतने काम चले हैं, कहीं कोई शिकायत नहीं आई है। अब एक व्यक्ति की शिकायत पे तो कार्रवाई नहीं हो सकती ना। हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने राजकीय इंटर कॉलेज सलेमपुर का औचक निरीक्षण किया और शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता जांची। साथ ही उन्होंने प्रधानाचार्य और शिक्षकों को निर्देशित भी किया है कि बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार की लापरवाही ना की जाए और उन्हें मेहनत से पढ़ाया जाए। इस दौरान डीएम ने कक्षाओं का निरीक्षण कर छात्र छात्राओं से भी बातचीत की सवाल पूछे और मिड डे मील की गुणवत्ता को भी देखा। और रुकेंगे यहां पर एक ब्रेक के लिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी।